देख रहे हैं EN टीवी। मैं हूं ऋतु शर्मा। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। रविवार को आए तेज तूफान के कारण गांव जबोट में भारी नुकसान हुआ है। इस तूफान में लोगों के घरों की छतें उड़ गई। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से इन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। रविवार रात को आए भारी तूफान के कारण सुलपुर जबोट पंचायत के गांव जबोट में भारी नुकसान हुआ है। इस तूफान से व्यासदेव सुपुत्र हरिचंद की घर की छत उड़कर मकान से दूर जाकर पेड़ के साथ अटक गई है। व्यासदेव का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ रात को सोए हुए थे तथा अचानक भारी तूफान आने से घर की छत उड़ गई और परिवार का एक सदस्य वीरेंद्र कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना से सारा परिवार सहमा हुआ है। साथ में सुरेंद्र कुमार सपुत्र ताराचंद की गौशाला की भी छत उड़ गई। ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्री अर्जुन सिंह कौंडल ने बताया कि दोनों परिवार बहुत गरीब हैं और इनके लिए ये हादसा किसी सदमे से कम नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। व्यासदेव का कहना है कि उनका करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारे में जब तहसीलदार दीनानाथ यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राजस्व कर्मचारियों को घटनास्थल पर नुकसान के आकलन करने के लिए भेज दिया गया है और नियमानुसार राहत दे दी जाएगी। सरकाघाट से विजय कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आरंभ करेगी। ये केंद्र डे केयर सुविधाएं जैसे मनोरंजन, कौशल उन्नयन प्रदान करने के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आरोग्य कार्यक्रम जैसे योगा सत्र आदि का भी सुविधाएं प्रदान करेंगी। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए समग्र डे केयर सुविधा प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आरंभ करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र खोलने संबंधी दिशा निर्देशों के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र डे केयर सुविधाएं जैसे मनोरंजन, कौशल उन्नयन प्रदान करने के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आरोग्य कार्यक्रम जैसे योगा सत्र आदि की भी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इन केंद्रों के संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों की संभावना को तलाशा जाएगा और राज्य सरकार केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में 3.91 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, डे केयर केंद्र, हेल्पलाइन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समेकित योजना बनाई जाएगी। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिक संतुलन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य सरकार भी वनीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इस वर्ष 1.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकास और पारिस्थितिक संरक्षण में बेहतर तालमेल समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश की पारिस्थितिक संतुलन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य सरकार वनीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान 1.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के वनों में समृद्ध जैव विविधता और लोगों को चारा, इमारती लकड़ी और चिकित्सीय पौधों की उपलब्धता के अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पारिस्थितिक संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अधीन आता है। राज्य में 5 राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभयारण्य और 3 प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र है। राज्य सरकार विभिन्न विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य में वन्य जीव संरक्षण कानून को सख्ती से लागू करेगी। उन्होंने प्रदेश में ट्रैपोगन और कैप्टिव प्रजनन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दौरान वन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि थुनाग, पंजुत, लंबा सफर, चिलमगढ़, शिकारी माता सड़क के उन्नयन के लिए शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य में 2.80 हेक्टेयर वन भूमि के
परिवर्तन के मामले को उपयुक्त प्राधिकरण के सक्षम उठाया जाएगा। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देश विदेश के लिए, और उस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ के इस संदर्भ को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं और हमारे पर्यटन को भी वो बहुत मजबूती दे सकते हैं। और हमारी टूरिज्म की फेवरेट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ की भी कुछ अगर एक्टिविटीज हमारी शुरू होती हैं, कुछ जगह हमारे प्रोजेक्ट्स इस प्रकार से चलते हैं, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। योजना के तहत करसोग में गरीब परिवारों के अपने घर का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। इन दिनों सभी पंचायतों में घर रहित लोगों का डाटा MIS पर अपलोड किया जा रहा है। करसोग में 3714 परिवारों के पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, या फिर ये लोग जर्जर हालात वाले मकानों में रह रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। करसोग में गरीब परिवारों के अपने घर का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ऐसे परिवारों को घर देने के लिए अगले चरण की प्रक्रिया कार्य शुरू हो गई है। इसके लिए इन दिनों सभी पंचायतों में घर रहित लोगों का डाटा MIS पर अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद इस सूची को फिर ग्राम सभा में रखा जाएगा, जिसमें पंचायत में मकान देने की प्राथमिकता तय होगी। यही नहीं, अगर जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने हैं, अगर इनमें कोई दस्तावेज संबंधी कमी रह जाती है तो उसे ग्राम सभा की बैठक में ही दूर किया जा सकता है। इसी के आधार पर हर पंचायत में लोगों को मकान देने के लक्ष्य निर्धारित होगा और इसी हिसाब से हर पंचायत में गरीब लोगों को मकान दिए जाएंगे। बीडीओ करसोग राजेंद्र तेजड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन पात्र लोगों को मकान मिलने हैं, उसका डाटा MIS पर अपलोड हो रहा है। इसके बाद सूची को ग्राम सभा की बैठक में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले ही सर्वे के बाद जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु आदेश दिए गए थे, जिसके संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा मकान रहित पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की गई थी, जिनकी जियो टैगिंग करने के उपरांत आज उनका जो भी मकान से संबंधित डाटा है वो MIS पे अपलोड किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत सभी सूचियां ग्राम सभा में उनकी प्रायोरिटी या उसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो की दृष्टि के लिए सरकार द्वारा भेजी जानी है, जिसके उपरांत मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी पात्रता की सूची बनेगी आवश्यकता अनुसार, उसके तहत प्रतिवर्ष एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो जिसके अनुसार हर वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की स्वीकृति की जाती है, तो जिससे परमादरणीय प्रधानमंत्री महोदय का जो एक सपना है 2022 तक हर परिवार गरीब परिवार को मकान देने का, तो उसके अनुसार वो पूरा किया जाएगा। करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ी और बर्फीली वादियों में बसता है भारत का सबसे रहस्यमयी गांव मलाना। इस गांव में प्रवेश से पहले गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम और कानूनों को पढ़ना बहुत जरूरी है,
क्योंकि इस गांव के नियम और कानून उनके खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारत के इस खूबसूरत गांव में नहीं चलते भारतीय कानून। यहाँ अपना राजा, अपनी सरकार और अपनी है कानून। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित है मलाना गांव। इसे आप भारत का सबसे रहस्यमयी गांव कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और पहाड़ी बर्फीली वादियों के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। हम में से अधिकतर लोग कभी न कभी हिमाचल की इन हसीन वादियों में जरूर गए होंगे, लेकिन फिर भी शायद यहाँ के एक गांव की सच्चाई बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम हिमाचल के एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं जिस गांव में घुसने से पहले प्रवेश गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम और कानून पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गांव के नियम और कानून उनके खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अति दुर्गम इलाके में स्थित है मलाना गांव। इसे अब भारत का सबसे रहस्यमयी गांव कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों के वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलते। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। मलाना भारत का इकलौता गांव है जहाँ मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। ग्राम प्रधान का कहना है कि हमने गांव की संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए नए और कठोर नियम कानून बनाए हैं। इन नियमों में गांव के निवासी हैं। नियमों के तहत गांव के निवासी अपना घर सैलानियों को किराए पर नहीं दे सकते और ना ही अपने घरों का इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में कर सकते हैं। कोई गांव का वासी भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे कठोर सजा देने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के साथ CPIM ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ CPIM ने शिमला DC कार्यालय के बाहर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं युवा कांग्रेस शहरी ने रस्सी से गाड़ी खींचकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की शिमला शहरी कमेटी ने आज एक महीने से हर दिन लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों और केंद्र की मोदी सरकार के जनविरोधी कदमों के खिलाफ DC कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। CPIM शिमला शहरी कमेटी के सचिव बलवीर पराशर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मई महीने में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 और 13 रुपए की वृद्धि की थी। आज केंद्र सरकार पेट्रोल के आधार मूल्य का 260% और डीजल के आधार मूल्य का 256% एक्साइज ड्यूटी और अन्य करों के रूप में आम जनता से वसूल रही है। सार्क देशों की सूची में भारत ही एकमात्र देश है जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। नेपाल को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भारत स्थित रिफाइनरी से होती है, लेकिन नेपाल में पेट्रोल की कीमत 60.18 और डीजल की कीमत 53.29 भारतीय रुपए प्रति लीटर है। पिछले 1.5 महीने में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 10 रुपए और डीजल की कीमतों में 10 रुपए से भी अधिक की वृद्धि हो चुकी है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल में लगातार एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि कर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के अतिरिक्त राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट वसूल रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बड़े बड़े घरानों अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने के पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। तो इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात। धन्यवाद।